अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खिलखिलाती और खूबसूरत सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। और आपको पता भी है कि मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। और मेरा ख्याल भी यही है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत और खुशी है वो एक मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना ही है। और ये तभी मुमकिन होता है जब आप हासिल पर शुक्र अदा करते हैं और ला हासिल पर सब्र करना सीख जाते हैं। और इंसान की फितरत में हम देखते हैं कि लालच बहुत ज़्यादा पाया गया है। हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश में लगे रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सुकून है वो छिन जाता है। और बाबा जी क्या कहते हैं इस पर कि जितना मिल जाए इसमें खुशी तलाश करो और उसमें शुक्र अदा करो। हो सकता है जनाब कि ये भी हमारी औकात से कई ज़्यादा हमें मिल रहा हो। हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, ये तो उसी का फजल है कि वो हमारे ऐब छुपाए रखता है। अगर हमारे ऐब एक दूसरे पर आया कर दिए जाएं तो हम शायद एक दूसरे को जो नज़र मिलाकर भी ना देख सकें। तो इसलिए हमें हासिल पर शुक्र अदा करना चाहिए और ला हासिल पर सब्र की आदत अपनाएं। फिर सीखें ज़िंदगी में इत्मीनान आता है कि नहीं आता, और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो लाहौरियों को आपको पता है कि इस वक्त सेहत के हवाले से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का खतरा भी जनाब टला नहीं था कि डेंगू वायरस लाहौरियों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि सामने आने वाले जो डेंगू के केसेस हैं वो कोरोना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो लाहौर में डेंगू के मज़ीद 229 मरीज़ सामने आ गए हैं, जबकि सूबे भर में डेंगू के 325 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट हुए। और डेंगू आउट ब्रेक से लेकर अब तक जो है 12 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और लाहौर के तमाम बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो डेंगू के मरीज़ों से इस वक्त भर चुके हैं। और जिन्ना हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर डेंगू के लिए मुख्तलिफ 172 बेड्स मरीज़ों से भर गए हैं। म्यो हॉस्पिटल में भी 132 बेड्स हैं। गंगाराम अस्पताल के 65 बेड्स पर भी मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज है। और डेंगू वायरस क्यों बेलगाम होता जा रहा है और मुहलिक वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर अवान हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड एलाइड हॉस्पिटल्स पंजाब के, और उसके साथ साथ म्यो हॉस्पिटल के डेंगू सेल के फोकल पर्सन भी हैं। डॉक्टर उमर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी थैंक यू, शुक्र अल्लाह का, आई एम फाइन। डॉक्टर उमर, जैसे हम बात करें लाहौर में डेंगू के केसेस का जो फैलाव है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोरोना से भी ज़्यादा कह रहे हैं कि इसके केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की जो मैं सूरत हाल है सबसे पहले वो जानना चाहूँगी कि वहाँ पर कितने इस वक्त मरीज़ जो हैं वो दाखिल हैं डेंगू के? इसमें देखें जी, हम हर रोज़ का अपना डाटा अपडेट करते हैं। अगर हम म्यू हॉस्पिटल की स्पेसिफिकली बात करें तो हमने म्यू हॉस्पिटल में अब तक 160 जो टोटल बेड्स हैं, जो डेडिकेटेड बेड्स हैं, वो रख दिए हैं डेंगू के लिए, HDU के लिए। इस टाइम जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 110 पेशेंट्स की है। 110 पेशेंट्स जो हैं वो हमारे ऑक्यूपाइड हैं, बेड ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सपो सेंटर है, सबसे ये 2 मेजर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम डेंगू के पेशेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू। वहाँ पर हमारे पास जो अभी तक टोटल बेड्स हैं वो 600 प्लस हैं। ठीक है। वहाँ पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 80 to 90 बेड्स का है। वहाँ पर हमारे पास जो है कैपेसिटी वो अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह जिन्ना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सबका अगर हम ऑक्यूपेंसी क्राइटेरिया देखें तो वो अभी तक हमारे पास 50 to 60% है। अच्छा। इसमें हो ये रहा है कि पेशेंट आता है, वो स्टेबल होता है, उसकी जो एक स्पेसिफिक फेब्राइल फेज है वो पास करता है और वो डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। लेकिन खबरें तो ये मौसूल हो रही हैं डॉक्टर उमर कि जितने भी डेंगू वार्ड्स हैं वो सारे भर चुके हैं इस वक्त। इस पे मैं थोड़ा सा करूँगा इसको कि होता ही है कि इसकी 3 फेजेस होती हैं जो डेंगू की फेजेस होती हैं। फर्स्ट 1 फेज इज फेब्राइल फेज। इसके अलावा सेकंड फेज जो सी होती है उसको हम क्रिटिकल फेज कहते हैं। हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है वो होता है क्रिटिकल फेज के लिए। वो होता है फॉर 3 to 4 डेज या 5 डेज का टाइम स्पेन होता है। अगर कोई पेशेंट 2 to 3 डेज के अंदर फेब्राइल हो जाता है तो फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है नेक्स्ट पेशेंट के टर्नओवर के लिए। अच्छा, इसलिए वो ये खबरें आ रही हैं, इसीलिए ये डाटा थोड़ा सा वो हो जाता है कि बेड ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट स्टेबल हैं। और यानी आउटब्रेक, ऑब्वियसली आउटब्रेक है, ये सीजनल आउटब्रेक होती है। सीजनल आउटब्रेक कहीं भी जो है ना वो करती है, प्रिवेल करती है फॉर अ मंथ, फॉर अ 2 मंथ।
वो करती है, लेकिन अभी वो वक्त के साथ साथ फिर सब होना शुरू हो जाती है वापस, अब उसकी जो पीक है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको क्या वजह लगती है डॉक्टर उमर के इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये बहुत भरपूर अंदाज से ये दोबारा से हमलावर हुआ है ये वायरस जो है, क्योंकि इसको हम लोग अमूमन जो ये तकरीबन आप ये समझ लें कि भूल चुके थे कि डेंगू वायरस भी कुछ है, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक होकर वापस आया। देखें जी, जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी जो हमारा ग्लोबल विलेज है वो कोविड पैंडेमिक के साथ हिट हुआ था। हुआ ये कि डेंगू के एक स्पेसिफिक सीजन होते हैं कि फ्रॉम द अप्रैल टिल द एंड ऑफ द मानसून, ये डेंगू लावा का जो सीज़न होता है, ब्रीडिंग सीज़न होता है डेंगू मॉस्किटो का। अब हमारी जितने रिसोर्सेज थे, जितने HR थे, हमारे पास जो फील्ड स्टाफ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग मनूवर कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा डेडिकेटेड था कोविड के अंदर। कोविड में भी 3 तरह की हमारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, अगर हम इसको मजीद स्पेसिफाई करें। पहला स्टाफ जो होता है वो सर्वेलेंस स्टाफ होता है, दूसरे स्टाफ ने SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना था, और तीसरा स्टाफ वैक्सीनेशन में डेडिकेट हुआ था। यानी 3 ऑलरेडी डिफरेंट डोमेन्स को स्टाफ कवर कर रहा था। ये वही स्टाफ था, इसका नॉमेनक्लेचर होता है, इसको हम सैनिटरी पेट्रोल कहते हैं। इसमें हमारे पास मेल और फीमेल दोनों स्टाफ होते हैं। ये अप टू 7,000 से 7,500 तक हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है लाहौर के लिए। ठीक है, ये वही डेडिकेटेड स्टाफ था जो लास्ट ईयर्स में स्पेसिफिकली डेंगू के लिए इंडक्ट किया गया था। उस टाइम ये सिर्फ डेंगू को लुक आफ्टर करता था। अब हुआ ये कि डेंगू के बाद कोविड आ गया, और कोविड में भी 3 डोमेन्स के अंदर इनको हमने डिप्यूट कर दिया, 3 डिफरेंट डोमेन्स में ना, कि आपने SOPs इंप्लीमेंट करवाने हैं, वैक्सीनेशन भी करवानी है, इसके अलावा लॉकडाउन को भी देखना है, इसमें भी ये स्टाफ हमें हेल्प आउट करता है। नौ को कहा जा सकता है। मीनवेल जब इसका केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, कोरोना की वजह से जो डेंगू की कैंपेन थी, जो मुहिम थी, वो मुतासर हुई है। इसको मुतासिर होना देखें ऐसे है कि आउटब्रेक जो होता है ना, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, ये इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे फिर तो आउटब्रेक नहीं ना रहेगी। हुआ ये कि जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, यानी जो लावा का चूंकि सीजन होता है रिपोर्ट होने का, वो मई के एंड से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस टाइम जहां जहां केस रिपोर्ट होता है, अब इसका हिरार्की होती है कि जहां पर भी कहीं केस रिपोर्ट होता है वहां हमारी टीम जाके केस रिस्पॉन्स कर देती है। उस घर के अंदर केस रिस्पॉन्स कर देती है, या जहां से लार्वा मिले वहां पे केस रिस्पॉन्स हो जाता है। अब जब अचानक इसकी आउटब्रेक आ गई तो फिर हमने अपने हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ था उसको दोबारा से मूव कर दिया इस डेंगू की तरफ जी। और मैनेजमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। एक प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं और एक क्यूरेटिव सर्विसेज होती हैं। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी एक पेशेंट पॉजिटिव होकर आ गया तो आपने उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर देना है। अब उसकी जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, यानी कि वो कहाँ से रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह हमारा जो लाहौर है ये मेजर हिट हुआ है DH साइड से, कैंटोनमेंट साइड से, गुलबर्ग साइड से। तो यहाँ पर एक तो ये कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बड़ी डेंस्ड है, डेंस पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो है जो टीम्स हैं वो चूंकि ऑलरेडी, और कोविड के केसेस भी यहीं से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, तो वो ऑलरेडी इधर कोविड के अंदर डिप्यूट थी। लेकिन मीनवाइल जब इधर की आउटब्रेक रिपोर्ट हुई है डेंगू की, तो इसको भी गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर कर लिया। तो अभी जो मरीज आ रहे हैं डॉक्टर उमर डेंगू के, उनकी क्या अलामात दिखाई दे रही हैं, किस किस्म की? डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो सबसे पहले तो रिपोर्ट करते हैं विद फीवर। ठीक है, अब हमारा जो पोर्टल है पंजाब गवर्नमेंट का, वो इस तरह से काम करता है कि किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इधर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबके पास अपनी अपनी पोर्टल्स की एक्सेस है। कोई भी पेशेंट जब फीवर के साथ रिपोर्ट करता है, नॉर्मल फीवर है, तो वो उसको डेंगू के अंदर डाल देते हैं। ठीक, यानी कि उसको सबसे पहले वो डालते हैं सस्पेक्टेड डेंगू में। ठीक है, सस्पेक्टेड डेंगू होता है कि अगर एक पेशेंट फीवर के साथ रिपोर्ट किया है, उसके साथ उसकी कोई और कंप्लेन, 2 कंप्लेन्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, यानी वो हेडेक की कंप्लेन करेगा, या बॉडी पेन्स की कंप्लेन करेगा, या जॉइंट पेन की कंप्लेन कर सकता है। जब उसके विद फीवर और ये 2 कंप्लेंट्स पॉजिटिव होती हैं, तो उसको हम सस्पेक्टेड पेशेंट के अंदर एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, मीनवाइल उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, CBC, प्लेटलेट्स और वायरल एंटीजन भेज दिया जाता है। अब अगर तो उसकी जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो उसको सपोर्ट करे, फिर हम प्रोबेबल से उस पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं सस्पेक्टेड क्राइटेरिया के अंदर। और सस्पेक्टेड के बाद मीनवाइल जब उसकी वायरल रिपोर्ट आ जाती है, फिर हम उसको कंफर्म का टैग करते हैं। इस सारे दौरान होता ही है जो डेंगू की, अगेन वही जो क्रिटिकल फेज है वो होती है 5th डे से लेकर 10th डे तक, जिसपे यानी हमने पेशेंट को ज्यादा लुक आफ्टर करना है, उसको क्यूरेटिव सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करनी होती हैं। मीनवाइल उसके टेस्ट वगैरह रिपोर्ट हो जाते हैं, तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट वगैरह है ये सारे सरकारी हॉस्पिटल्स ही बेयर करते हैं? नहीं, इस पे परसों जो है ना, हमारे DAC के थ्रू, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के थ्रू हमने एक ऑर्डर मूव किया है, वो फॉर द होल पंजाब है।
जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर तो जितने टेस्ट हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको बाकायदा एक ऑफिशियल ऑर्डर पास कर दिया गया थ्रू हेल्थ केयर कमीशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। हेल्थ केयर कमीशन हमारा एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लुक आफ्टर करता है कि जितने भी सीबीसी के टेस्ट होंगे सीबीसी के वो 90 रुपीज के कॉस्ट किए जाएंगे। यानी उनकी कॉस्ट वो 90 रुपीज ही होगी। मतलब जितनी भी प्राइवेट लैब्स भी हों। जी, ये मैं प्राइवेट की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज के अंदर तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो जो प्राइवेट लैब्स होंगी यानी वो किसी भी डोमेन में काम कर रही हैं तो वो 90 रुपीज से ज्यादा कॉस्ट नहीं कर सकते। ये है स्पेसिफिक सीबीसी के लिए। इसके अलावा 35% डिस्काउंट रेट फिक्स किया गया है। यानी जो वायरल एंटीजन टेस्ट होते हैं, पीसीआर टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, ये थोड़े से एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। तो लेकिन इसके लिए भी उनको बाउंड किया गया कि अगर कोई पेशेंट डेंगू का रिपोर्ट हुआ है जो सस्पेक्टेड से प्रोबेबल के क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो उसको भी वो उनके जो फिक्स्ड रेट्स हैं उसमें 35% डिस्काउंट रेट ऑफर करके वो टेस्ट करेंगे। मतलब ये नए इकदाम उठाए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। दूसरा डॉक्टर हमें ये बताएगा, अगर डेंगू के मरीज की तशखीस हो जाती है तो फिर क्या उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना चाहिए, वो घर पर भी इलाज करके ठीक हो सकता है? इस पे देखें जी, मेन जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं डेंगू की, हम जो डिवीजन करते हैं, एक डेंगू शॉक सिंड्रोम है और डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। इसमें जो मेजर कंप्लेन जो सारे पेशेंट्स कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं एब्डोमिनल पेन की। अच्छा। एब्डोमिनल पेन एक फेज होती है जब आपकी बॉडी का सारा वैस्कुलर फ्लूइड जो है वो आपकी डिफरेंट स्पेसिस में चला जाता है, बॉडी की स्पेसिस में, जिससे बॉडी का जो पल्स प्रेशर है या जो बॉडी का ब्लड प्रेशर आप उसको कह लें अगर लेमन के लिए, वो एक खतरनाक हद तक फॉल कर जाता है। हमारी जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है वो ये कि अगर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ रिपोर्ट कर रहा है तो फिर उसको फौरन एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में। लेकिन अगर वो स्टेबल है तो फिर वो घर पे भी स्टे कर सकता है। तो घर में किस तरह का फिर उसे इलाज करना चाहिए? डॉक्टर से पहले कंसल्ट करे कि आपने करीबी किसी भी डॉक्टर से या कैसी दवाइयां खानी चाहिए? इस पे मैं एक अच्छा हुआ ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पे गवर्नर साहब ने, जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं और हमारे वाइस चांसलर साहब हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खालिद मसूद गोंदल साहब, हम लोग ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टेली मेडिसिन सर्विसेज के नाम से। ठीक है। वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, उसका सारा डाटा। इसमें हमने डिफरेंट फैसिलिटीज़ के, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के सीनियर रजिस्ट्रार्स से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक को कोई भी पेशेंट घर बैठ के कॉल कर सकता है। पहले ये सर्विसेज जो थी डेडिकेट थी कोरोना के लिए, लेकिन अब हमने इनको शिफ्ट कर दिया है एपिडेमिक्स के लिए। यानी पहले ये टेली कोरोना डेस्क के नाम से हम इसको कहते थे, अब हम इसको टेली एपिडेमिक डेस्क या टेली डेंगू डेस्क भी कह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट घर पे है, वो घर पे स्टे कर रहा है और उसको कोई भी कंप्लेन होती है तो वो उस नंबर पे कॉल करे। और ये 24/7 की फैसिलिटी है टोटली, यानी टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल करें, आप कंसल्टेंट से अपनी कोई भी कंप्लेन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर वो कंसल्टेंट डिसाइड कर देगा आपको कि अगर आपको मूव ऑन करना है हॉस्पिटल के अंदर तो आप आ जाएं, वरना आप घर पे स्टे कर सकते हैं। घर पे स्टे करके भी अच्छी खुराक के साथ और कंसल्ट करके डॉक्टर से आप खुद को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर उमर अवान हमारे साथ मौजूद है, फोकल पर्सन है डेंगू से लाहौर में। डॉक्टर मैं बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। और जिस तरह जनाब डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि खुद का ख्याल रखें, सफाई का इर्द गिर्द जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एहतियात करनी है डेंगू के हवाले से, क्योंकि इसके केसेस अब बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मजीद भी हमने आपसे बात करनी, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और उनको हल करने के लिए तजावीज़ भी पेश करते हैं और अरबाब इख्तियार उन मसाइल को हल करने के हवाले से, अमली इक़दामात के हवाले से आगाह करते हैं हमें। तो जनाब हम देख रहे हैं कि लाहौर में जराइम की जो शरह है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जराइम की नौइयत भी बदलती जा रही है और इन जराइम पर काबू पाने के हवाले से सिक्योरिटी इदारे भी जदीद बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। और अब पंजाब पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान की सरकूबी के लिए एक और अहम इक़दाम उठाया गया है और पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियों में जदीद टैबलेट्स लगाने का फैसला किया गया है, जिसकी मदद से जराइम पेशा जो अफराद हैं, किसी मशकूक गाड़ी और शख्स का रिकॉर्ड ट्रेस किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करेगी, किन किन
जराइम में मुलव्वस अफराद और गाड़ियों की शनाख्त की जा सकती है और कितनी गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी है जो लगाई गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के DIG कामरान खान साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं सर आप? जी शुक्रिया, खैरियत से बिल्कुल। सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी सेफ सिटी की जानिब से जो दरियाफ्त कराई गई है कि पुलिस रिस्पांस यूनिट में जो टैबलेट्स लगाए गए हैं, हमें बताइएगा इन टैबलेट्स को लगाने का मकसद क्या था? जी, बुनियादी तौर पे इसमें 2 एप्लीकेशंस हैं और एक फंक्शन हमने उनको एक्सेस दी है जो PRU की गाड़ियाँ, पीरू की गाड़ियाँ कहलाती हैं। तकरीबन 100 गाड़ियाँ लाहौर में ये पेट्रोलिंग करती हैं और मुख्तलिफ चेकिंग वगैरह करती हैं और क्राइम फाइटिंग में करती हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट करती हैं। इस पे हमारे सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन जो गाड़ियाँ मूव करती थी उन कैमरों का कंट्रोल हमारे पास सेंटर में था, सेफ सिटी सेंटर में था। और गाड़ियाँ अगर कहीं पे खुद कोई चीज़ देखती थी उनके पास कंट्रोल नहीं था, उनको यहाँ रब्ता करना पड़ता था। पहले तो हमने ये कंट्रोल उनको टैब के ज़रिए उन तक पहुँचा दिया है कि वो अपने कैमरे को, गाड़ी को खुद कंट्रोल कर सकेंगे और जहाँ ज़रूरत समझेंगे वहाँ पे कैमरे का रुख मोड़ के वो यहाँ पे हमारे सेफ सिटी में उसकी कवरेज करवा देंगे और रिकॉर्डिंग करवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 एप्लीकेशंस इस पे दी हैं जी हमने। एक ये कि पब्लिक को अक्सर पुलिस से शिकायत ये रहती है कि नाके लगाते हैं, नाकों पे चेक किया जाता है, फिर किसी के पास कोई कागज़ ना हो तो वो उस पर तंग किया जाता है। उसको चेक करने के लिए कोई इनके पास ऐसी चीज़ नहीं होती, ये नहीं पता होता कि वाकई वो क्रिमिनल है या नहीं है। बाज़ औक़ात एक्चुअल क्रिमिनल को चेक करते हैं और कोई चीज़ नहीं होने की सूरत में वो उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये इस टैब के अंदर हमने जो पुलिस क्राइम रिकॉर्ड है वो हमने इसमें एक्सेस दे दी है। वो अगर कोई शख्स का शनाख्ती कार्ड या कोई इसकी ID होगी या उसका लाइसेंस, सब्सिक्वेंटली लाइसेंस को भी हम कर देंगे। अगर कोई भी ऐसी शनाख्त उसके पास होगी तो उसकी बेसिस के ऊपर वहाँ पे जब उसको रोका जाएगा तो उसको चेक किया जा सकेगा कि आया इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस को मतलूब है, अदालती मफरूर है या किसी भी हवाले से कोई इसके ऊपर कोई केस चल रहा है और वो पुलिस को वांटेड है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीछे हैं। एक तो ये चेक किया जा सकेगा। मतलब वो तमाम तर जितना भी डेटा है वो उसमें उन टैबलेट्स में मौजूद होगा। नहीं, डाटा लिंक किया जाता है जी। डाटा तो पीछे जो डाटाबेस है, डाटा सेंटर है, वहाँ पे मौजूद है। ये सिर्फ एक्सेस दी गई है वहाँ पे। जब वो किसी का शनाख्ती कार्ड डालेंगे नंबर तो वो डाटा वहाँ से फैच हो जाएगा और उनके पास स्क्रीन पे उसके पास नमूदार हो जाएगा। इसी तरह गाड़ियों का जो डाटा है, चोरी की गाड़ियाँ हैं, छीनी हुई गाड़ियाँ हैं, क्राइम में मुलव्वस गाड़ियाँ हैं, ई चालान की गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ियाँ ऐसी जो पुलिस को मतलूब हैं, किसी क्राइम में वांटेड हैं, किसी हवाले से उनके बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आई हुई है और वो नंबर आप रोड पे देखेंगे तो आपको गाड़ी रोकने से पहले गाड़ी में बैठे बैठे ही आप उसका नंबर फीड करके, आप इशारे पे खड़े हुए हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, आप किसी पार्किंग में खड़े हुए हैं और आपने देखा कोई गाड़ियां खड़ी हैं, इनमें ये मशकूक लग रही है, गाड़ी का नंबर टूटा हुआ है या छुपाने की कोशिश की गई है, किसी भी हवाले से आप उसको मशकूक समझते हुए बजाय कि उसको एक्चुअल जाके चेक करें आप, उससे पहले आप उस गाड़ी में बैठे बैठे अपने टैब से उसको चेक कर लेंगे। और अगर आप समझते हैं कि गाड़ी मशकूक है, इसको वाकई फिजिकल चेक करने की जरूरत है तो फिर आप उसको चेक भी कर सकेंगे। तो ये इसमें पब्लिक को बिला वजह तंग करने की जरूरत नहीं है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है स्टॉप एंड सर्च का, तो आप पहले एविडेंस बेस्ड जो है वो चेकिंग कर सकेंगे इस सिस्टम के जरिए। तो सर, अभी तक जो है कितनी गाड़ियों में ये टैब लगाए गए हैं जो पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियां हैं? जी, पायलट हमने 8 गाड़ियों से किया है। वैसे तो तकरीबन 100 गाड़ियां हैं और ग्रेजुअली हम सारी गाड़ियों में इंशाल्लाह इंस्टॉल कर देंगे। 8 गाड़ियों में देखने के लिए कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि बाज़ जगह पे ये सिम बेस्ड हैं, सिम का सिग्नल नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं जी। और होपफुली विद इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है बाकी गाड़ियों के लिए भी 2 से 3 महीने में ये लाहौर की तमाम गाड़ियों में, जो पीरू की गाड़ियां उन सब में इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। तो सर, क्या ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक ही होंगी और इसके जरिए वो तमाम डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, पहले भी मुंसलिक हैं। जो हमारा कैमरा था उसके जरिए मुंसलिक थी, सिर्फ कंट्रोल उनके पास नहीं था, अब कंट्रोल भी कर सकेंगे। इसके अलावा हमारा LTE सेट है जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है लाहौर में, उसके जरिए भी हमारे साथ उनका मुसलसल रब्ता था। जब भी कोई 15 की कॉल आती थी और 15 की कॉल पर रिस्पांस उन्होंने देनी होती थी तो उसी सेट के जरिए उनको कम्युनिकेट किया जाता था। अभी भी वो सेट अवेलेबल होगा, टैब में सिम है उसके जरिए भी। तो ये 2-3 लेयर्स के अंदर वो जो मोबाइल पीरू व्हीकल है वो हमारे सेफ सिटी सेंटर के साथ कनेक्टेड होगी। तो क्या सर, ये जो जिनको आपने पायलट प्रोजेक्ट में 8 गाड़ी जैसे आपने बताया, तो क्या उन तमाम जो स्टाफ है उनको पहले ट्रेन किया गया है इस हवाले से कि किस तरह उन्होंने ये चीजें यूज करनी है?
जी बिल्कुल, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जिस शिफ्ट में ये गाड़ियाँ दी गई हैं, जिन जिन इलाकों में गाड़ियाँ दी गई हैं, उसको बाकायदा लाहौर पुलिस ने उस पर अपनी वर्किंग की थी और आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ कहाँ पे वो गाड़ियाँ ज़्यादा चेकिंग करवाना चाहते हैं, तो गाड़ियाँ उन इलाकों में ज़रूरी है जहाँ क्राइम हॉटस्पॉट्स आ रहे थे। तो ये लाहौर पुलिस की पॉइंटेशन के ऊपर ही, उनकी सिलेक्शन के ऊपर ही उन्हीं मखसूस गाड़ियों में लगाए गए हैं और फिर उसमें जो ऑफिसर्स ड्यूटी करते हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है। और गाहे बगाए गाड़ियों को बुला के हम चेक भी कर रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि जितनी देर में बाकी प्रोक्योरमेंट हो, इन गाड़ियों के से जो लेसन्स लर्न हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके, और इन द मेन टाइम लाहौर पुलिस भी ये देख लेगी कि इन 2 एप्लीकेशंस के अलावा उनके पास बहुत सारी मजीद एप्लीकेशंस भी हैं कि मजीद एप्लीकेशंस यहाँ पे इनको एक्सेस दे के इंस्टॉल करवाना चाहते हैं टैब्स पे, और मजीद किसी किस्म की चेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी इस पर इंस्टॉल की जा सकेगी। और दूसरा सर मुझे बताइएगा, ई चलान नादहिंदगान की पकड़ ढकड़ के लिए भी एक ऐप जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए तैयार की गई है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा, ये क्या ऐप है? जी, चूंकि ये जो ई चलान का मैंडेट है, ये ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट है, तो वो टैब में हमने उस तरह तो उनको नहीं दिया। उनको पता ज़रूर होगा कि गाड़ी ई चलान डिफॉल्टर है, वो उनको बता देंगे, लेकिन एक्शन नहीं को ले सकेंगे। इन पे एक्शन जो है वो चूंकि ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट है, तो उनके पास भी LTE सेट्स हैं हमारे। ये 300 के लगभग हमारे सेट्स ऐसे हैं जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स हमारे जो लाहौर में मुख्तलिफ सड़कों पे, क्रॉसिंग्स पे, चौराहों पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास ये सेट्स हैं जी। अच्छा। उन सेट्स में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा रही है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो उसमें ये अब वो किसी भी मैनुअल किसी भी गाड़ी को रोक के या इशारे पे, अगर वो साइड पे भी खड़े हुए हैं और ट्रैफिक रुकी भी है और समझते हैं मशकूक, वो किसी भी रैंडमली किसी भी मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, सवारी का, जो भी वहाँ पे सड़क पे गुजर रही है, खड़ी है, उसका नंबर डाल के वो चेक कर सकेंगे। सिर्फ ई चलान ही नहीं, अब वो ट्रैफिक पुलिस बाजू बन जाएगा लाहौर ऑपरेशनल पुलिस का, और वो ये भी उनके सेट पे आ जाएगा गाड़ी जो गाड़ी खड़ी हुई है या गुजर रही है या जिसको उन्होंने रोका हुआ है चलान करने के लिए, आया ये चोरीशुदा गाड़ी का नंबर तो नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, या क्लोन नंबर तो नहीं है, नॉन कस्टम पेड नंबर तो नहीं है, किसी हवाले से पुलिस को मतलूब तो नहीं है गाड़ी, या उसने जाली नंबर प्लेट तो नहीं लगाई हुई। चूंकि एक्साइज का डाटा और ई चलान का डाटा और जो स्टोलन व्हीकल्स का AVLS का डाटा, ये तीनों डाटा की उस सेट के इस एप्लीकेशन के जरिए उनके पास एक्सेस होगी, और सिर्फ गाड़ी का नंबर डाल देने से उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, वो उसके ऊपर शो हो जाएगी। दूसरा सर हमें बताइएगा सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से कि जब से इसके क़याम से लेकर अभी तक जो है कितनी जराइम की शरह में कमी वाज़ेह तौर पर देखी गई है, और क्या मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों में आसानी भी हुई है? जी, दूसरी बात का पहले मैं जवाब देता हूँ कि जी बहुत ज़्यादा इसमें मावरत मिली है, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। 10,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिनमें हमारे सेफ सिटी के एविडेंस की बेस के ऊपर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, और वो एविडेंस उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कोर्ट्स में दिया जा चुका है जी, वीडियो एविडेंस की सूरत के अंदर। इसके अलावा बेतहाशा केसेस ऐसे हैं कि जिसमें क्लू जो है, जिसमें क्लू फर्स्ट क्लू कैमरों की मदद से हमारे से मिला, फिर CIA ने, लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उसमें मजीद मेहनत की और उसके ज़रिए केसेस को ट्रेस किया है। अभी भी डेली बेसिस पे लाहौर में जितने भी कोई क्राइम्स हो रहे हैं, 30 से 40 तफ्तीशी हजरात लाहौर के हैं, डेली बेसिस पे वीडियो एविडेंस देखने के लिए, चाहे वो एक्सीडेंट हो, क्राइम हो, कोई और इशू हो, गुमने का कोई इंसिडेंट हो, किसी भी हवाले से कोई इंसिडेंट हो, वो ज़रूर फौरी तौर पे आते हैं कि सेफ सिटी के कैमरों में उनके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, और अगर सॉलिड एविडेंस मिल जाए तो वो गिरफ्तार होने के बाद उनका जबकि चालान बन के जाता है तो उसके साथ बतौर एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाता है। दूसरा जो क्राइम की शरह में आपने बात की, क्राइम की शरह में यकीनन कमी आई है। क्राइम मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जब भी बाहर आप लोगों से बात हुई है कि क्राइम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। क्राइम को कम करने का वाहिद तरीका यह है कि मुजरिमान को पकड़ा जाए, पाबंद सलासल किया जाए, उनको सजाएं मिलें और एक डेटरेंस माशरे में क्रिएट हो। और आप कैमरे लगाने से क्राइम कम नहीं कर सकते, क्राइम को डिस्प्लेस हो जाएगा। क्राइम कम उन जगहों पे जहां कैमरे लगे हैं, यकीनन क्राइम कम हुआ है। जब क्रिमिनल्स वहां से पकड़े जाने लग गए, उनको पता लग गया यहाँ कैमरों की कवरेज में आ रहे हैं, तो उन तमाम जगहों पर जहां कैमरे लगे थे क्राइम में नुमाया कमी आई है। लेकिन उसके साथ ही एक नया फिनोमेना हुआ है कि क्राइम डिस्प्लेसमेंट हुई है, कि जिन जगहों पे हमारे कैमरे नहीं हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए और इन सारी चीज़ों को सस्टेनेबल करने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट की ग्रेजुअली एक्सपेंशन भी होती रहे। और यही वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमें इस दफ़ा फंडिंग दी है और अगले 2 सालों में हम यहाँ पे मजीद 500 कैमरे, जो कि तकरीबन 100 से ज़्यादा साइट्स पे, नई साइट्स जो लाहौर पुलिस ने आइडेंटिफाई की हैं और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उनको उसमें उनका भी रोल है, उन्होंने भी आइडेंटिफिकेशन की है उन साइट्स की, तो उन पे हम ऐड कर रहे हैं और ये ग्रेजुअली इसमें एडिशन होती रहेगी। और एक वक्त जैसे जैसे क्राइम में चेंजेस आएंगी तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें चेंजेस लाके उनको कवर करना है। और जहाँ पे अब क्राइम शिफ्ट हुआ है उन जगहों को जब हम कवर कर लेंगे तो फिर लाहौर को हम खास तौर पे जो सबब्स एरिया हैं जहाँ से क्रिमिनल बाहर से एंटर होकर लाहौर में वारदातें करते हैं,
वो जगह जब सारी चोक कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला टोटल कंट्रोल में लाहौर आ जाएगा जी। सर ऐसे ही है, और जैसे आपने बताया कि मजीद 2 सालों में और कैमरास लगाए जाएंगे, लेकिन जो अभी कैमरास लगे हुए हैं सर, उनके हवाले से हमें बताइएगा, उनकी कितनी की तादाद है, कितने इस वक्त ऑपरेशनल हैं, सही हैं, और कितने खराब हो चुके हैं? जी 70 to 75% ऑपरेशनल हैं और पिछले 1.5-2 साल से कॉन्ट्रैक्ट जिसने ये कंपनी ने किया था उनके साथ कुछ तनाज़ात कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज बन गए थे, उनका मुतालबा था कोई बहुत सारी मजीद पेमेंट्स का जो अरबों रुपए में बनती थी उसके ऊपर उस पर इशूज़ बने हुए थे, डॉलर रेट की वेरिएशन की वजह से बुनियादी तौर पर वो मामलात उनके साथ सेटल हो गए हैं। जो हमारा उसके प्रोसीजरल उसकी कुछ चीज़ें सिर्फ हैं जो इन प्रोसेस में हैं और काबीना में जल्दी पेश करके वो काबीना से जैसी मंजूरी मिलती है कंपनी वापस आ जाएगी। और उन्होंने 3 से 4 महीने का टाइम लिया है कि जिसमें जैसे वो वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला ये 100% कैमरे सिस्टम को पूरा वो रिस्टोर कर देंगे। ठीक है। और सर सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक ख़वातीन के हवाले से भी उनकी हिफाजत के लिए भी एक ऐप बनाई गई थी और जो अब फंक्शनल भी हो चुकी है, तो हमें उस हवाले से बताइएगा कि कितने हरासमेंट के केसेस जो हैं वो उसके ऐप के थ्रू जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उन पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, एक्शन भी हो रहा है उनके ऊपर? जी हरासमेंट के केसेस में ना बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है रिपोर्ट करने में। एक्चुअली वो हरासमेंट होती है या नहीं होती है या मामला उसको गलतफहमी की बुनियाद पे कर लिया जाता है, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट के बाद से सेंसिटाइजेशन ओवरऑल मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, पुलिस के ऊपर भी सेंसिटाइजेशन आई, पब्लिकली भी इसका बहुत सारा मैसेज गया। तो अब हमारे पास अगर पहले 100-150 वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और उनको हल करने के लिए तजावीज़ भी पेश करते हैं और अरबाब इख्तियार उन मसाइल को हल करने के हवाले से, अमली इक़दामात के हवाले से आगाह करते हैं हमें। तो जनाब हम देख रहे हैं कि लाहौर में जराइम की जो शरह है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है जराइम की नौइयत भी बदलती जा रही है और इन जराइम पर काबू पाने के हवाले से सिक्योरिटी इदारे भी जदीद बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। और अब पंजाब पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान की सरकूबी के लिए एक और अहम इक़दाम उठाया गया है और पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियों में जदीद टैबलेट्स लगाने का फैसला किया गया है, जिसकी मदद से जराइम पेशा जो अफराद हैं किसी मशकूक गाड़ी और शख्स का रिकॉर्ड ट्रेस किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करेगी, किन किन जराइम में मुलव्वस अफराद और गाड़ियों की शनाख्त की जा सकती है और कितनी गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी है जो लगाई गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के DIG कामरान खान साहब। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी शुक्रिया, खैरियत से बिल्कुल। सर ये जो नई टेक्नोलॉजी सेफ सिटी की जानिब से जो दरियाफ्त कराई गई है कि पुलिस रिस्पांस यूनिट में जो टैबलेट्स लगाए गए हैं, हमें बताइएगा इन टैबलेट्स को लगाने का मकसद क्या था? जी बुनियादी तौर पे इसमें 2 एप्लीकेशंस हैं और एक फंक्शन हमने उनको एक्सेस दी है जो PRU की गाड़ियाँ, पीरू की गाड़ियाँ कहलाती हैं। तकरीबन 100 गाड़ियाँ लाहौर में ये पेट्रोलिंग करती हैं और मुख्तलिफ चेकिंग वगैरह करती हैं और क्राइम फाइटिंग में करती हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट करती हैं। इस पे हमारे सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन जो गाड़ियाँ मूव करती थी उन कैमरों का कंट्रोल हमारे पास सेंटर में था, सेफ सिटी सेंटर में था। और गाड़ियाँ अगर कहीं पे खुद कोई चीज़ देखती थी उनके पास कंट्रोल नहीं था, उनको यहाँ रब्ता करना पड़ता था। पहले तो हमने कंट्रोल उनको टैब के ज़रिए उन तक पहुँचा दिया है कि वो अपने कैमरे को, गाड़ी को खुद कंट्रोल कर सकेंगे और जहाँ ज़रूरत समझेंगे वहाँ पे कैमरे का रुख मोड़ के वो यहाँ पे हमारे सेफ सिटी में उसकी कवरेज करवा देंगे और रिकॉर्डिंग करवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 एप्लीकेशंस इस पे दी हैं जी हमने। एक ये कि पब्लिक को अक्सर पुलिस से शिकायत ये रहती है कि नाके लगाते हैं, नाकों पे चेक किया जाता है, फिर किसी के पास कोई कागज़ ना हो तो वो उस पर तंग किया जाता है, उसको चेक करने के लिए कोई इनके पास ऐसी चीज़ नहीं होती, ये नहीं पता होता कि वाकई वो क्रिमिनल है या नहीं है। बाज़ औक़ात एक्चुअल क्रिमिनल को चेक करते हैं और कोई चीज़ नहीं होने की सूरत में वो उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये इस टैब के अंदर हमने जो पुलिस क्राइम रिकॉर्ड है वो हमने इसमें एक्सेस दे दी है। वो अगर कोई शख्स का शनाख्ती कार्ड या कोई इसकी ID होगी या उसका लाइसेंस, सब्सिक्वेंटली लाइसेंस को भी हम कर देंगे। अगर कोई भी ऐसी शनाख्त उसके पास होगी तो उसकी बेसिस के ऊपर वहाँ पे जब उसको रोका जाएगा तो उसको चेक किया जा सकेगा कि आया इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस को मतलूब है,
अदालती मफरूर है या किसी भी हवाले से कोई इसके ऊपर कोई केस चल रहा है और वो पुलिस को वांटेड है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीछे हैं, एक तो ये चेक किया जा सकेगा। मतलब वो इसी तरह तमाम जो तर जितना भी गाड़ियों की चोरी की गाड़ियां डेटा है वो उसमें उन टैबलेट्स में मौजूद होगा। नहीं, डाटा लिंक किया जाता है जी। डाटा तो पीछे जो डेटाबेस है, डाटा सेंटर है, वहां पे मौजूद है। ये सिर्फ एक्सेस दी गई है वहां पे। जब वो किसी का शनाख्ती कार्ड डालेंगे नंबर, तो वो डाटा वहां से फैच हो जाएगा और उनके पास स्क्रीन पे उसके पास नमूदार हो जाएगा। इसी तरह गाड़ियों का जो डाटा है, चोरी की गाड़ियां हैं, छीनी हुई गाड़ियां हैं, क्राइम में मुलविस गाड़ियां हैं, ई चालान की गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ियां ऐसी जो पुलिस को मतलूब हैं, किसी क्राइम में वांटेड हैं, किसी हवाले से उनके बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आई हुई है और वो नंबर आप रोड पे देखेंगे तो आपको गाड़ी रोकने से पहले गाड़ी में बैठे बैठे ही आप उसका नंबर फीड करके, आप इशारे पे खड़े हुए हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, आप किसी पार्किंग में खड़े हुए हैं और आपने देखा कोई गाड़ियां खड़ी हैं, इनमें ये मशकूक लग रही है, गाड़ी का नंबर टूटा हुआ है या छुपाने की कोशिश की गई है, किसी भी हवाले से आप उसको मशकूक समझते हुए बजाय कि उसको एक्चुअल जाके चेक करें, आप उससे पहले आप उस गाड़ी में बैठे बैठे अपने टैब से उसको चेक कर लेंगे। और अगर आप समझते हैं कि गाड़ी मशकूक है, इसको वाकई फिजिकल चेक करने की जरूरत है, तो फिर आप उसको चेक भी कर सकेंगे। तो ये इसमें पब्लिक को बिला वजह तंग करने की जरूरत नहीं है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है स्टॉप एंड सर्च का, तो आप पहले एविडेंस बेस्ड जो है वो चेकिंग कर सकेंगे इस सिस्टम के जरिए। तो सर अभी तक जो है कितनी गाड़ियों में ये टैब लगाए गए हैं, जो पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियां हैं? जी पायलट हमने 8 गाड़ियों से किया है, वैसे तो तकरीबन 100 गाड़ियां हैं और ग्रेजुअली हम सारी गाड़ियों में इंशाल्लाह इंस्टॉल कर देंगे। 8 गाड़ियों में देखने के लिए कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि बाज़ जगह पे ये सिम बेस्ड हैं, सिम का सिग्नल नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं जी। और विद इन होपफुली विद इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है बाकी गाड़ियों के लिए भी 2 से 3 महीने में ये लाहौर की तमाम गाड़ियों में, जो पीरू की गाड़ियां उन सब में इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। तो सर क्या ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक ही होंगी और इसके जरिए वो तमाम डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे? जी बिल्कुल। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आंखें कुदरत का बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफा होती हैं। उन्हें रूह की खिड़कियां भी कहा जाता है, क्योंकि अपने दोस्तों और प्यारों की आंखों में ही देखकर हम लोग उनके जज्बात और मूड का अंदाजा लगाते हैं। और आंखें इंसानी जिस्म का एक हसास तरीन हिस्सा होती है, इसलिए इनकी बहुत केयर करना पड़ती है हमें, वरना इंसानी जिस्म का ये जो नाजुक उस है किसी हादसे के नतीजे में या हमारी गफलत या बढ़ती हुई उम्र के साथ कमजोर और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकती है। इसलिए आंखों से मुतल्लिक किसी भी किस्म की पेचीदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और बेशक बिनाई अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और उससे महरूम अफराद आम तौर पर मुआशरे में तर्स के काबिल समझे जाते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी हो जाए, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल और नामुनासिब खुराक की वजह से आंखों के जो अमराज हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और जिसके मुहलिक असरात बसारत पर भी पड़ रहे हैं। एदादो शुमार के मुताबिक आपको बताऊं तो पाकिस्तान में नाबीना अफराद की तादाद 20 लाख, जबकि जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद की जो तादाद है वो तकरीबन 60 लाख के करीब है। और आंखों और बसारत की अहमियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भी बसारत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, आंखों की हिफाजत कैसे की जानी चाहिए और आंखों के अमराज से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन अली हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर समन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन टू दिस शो। और आज के दिन के हिसाब से जो कि ग्लोबली हम मना रहे हैं, दुनिया भर में आज नेशनल साइट डे मनाया जा रहा है, जो कि मैं आपको बताऊं हर साल अक्टूबर के दूसरे थर्सडे को, सेकंड थर्सडे को हर साल मनाया जाता है। और वो इसी मद को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं ताकि लोगों में हम आगाही पैदा कर सकें कि लोग अपनी आंखों का मायना करवाएं और जो बीमारियां हैं उनसे महफूज रह सकें। और साथ ही साथ आप लोगों का इसमें इस वक्त रोल इतना अच्छा है क्योंकि अवेयरनेस के हिसाब से बात करें तो मीडिया इसको प्रमोट कर रही है। फिर हम लोग इसको जब लोगों कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो लोग अपने ऑफिसेज में, स्कूल्स में, उनका भी ये बनता है रोल कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, स्टूडेंट्स का मायना करवाया करें, ठीक है, ताकि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और यही आगाही के लिए ये दिन मनाया जा रहा है ताकि हर बंदा अपना रोल समझे। और इसके अलावा आज की थीम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखी है वो है जी लव योर आइज, अपनी आंखों से प्यार कीजिए। अच्छा। हर इंसान, क्योंकि
क्योंकि एवरी वन काउंट्स। इसका ये मतलब है लव योर आईज बिकॉज एवरी वन काउंट्स, कि हर इंसान को अपनी आंखों से प्यार करना चाहिए क्योंकि हर इंसान ज़रूरी है। और आंख एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके बगैर आप ना स्कूल में कोई काम कर सकते हो अगर बच्चे से लेके शुरू करें तो। बड़ों के लिए उनको ऑफिस वर्क में प्रॉब्लम होती है, हर हिसाब से आप सोशली इकोनॉमिकली हर चीज़ आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए आंखों का बर वक्त मायना किया जाए तो वो ठीक भी हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने टाइम से अगर डायग्नोज कर ली जाए, तशखीस की जाए तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इस वक्त कौन कौन सी जो कॉमन बीमारियां हैं आंखों की जो यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आते हैं आपके पास? बिल्कुल ठीक, जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो तो रिफ्रैक्टिव एरर्स, जो दूर और करीब के देखने के अमल को जिसमें ऐनक लगने का अमल होता है, और वो अगर आप टाइम से ना लगवाएं, जैसे बच्चों से अगर शुरू करते हैं तो अगर बच्चों में हमारे यहाँ तो ये चीज़ अडॉप्ट नहीं की गई, वरना असल में ये होता है वैसे ही बच्चा पैदा हो उसका मायना कराया जाए, ठीक है। अगर वो अपने बर्थ वेट से कम हो, टाइम से पहले पैदा हो, तब उसका मायना ज़रूर होना चाहिए। नॉर्मल बच्चा पैदा होता है उसका पैदाइश के बाद मायना हो, फिर 2 से 3 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाने से पहले उसका मायना होना, फिर स्कूल गोइंग बच्चों का, फिर एडोलेसेंस एज पे जब वो 14-15 साल के होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाने के वक्त आइडियली तो और फिर सालाना मायना होना चाहिए। और अगर जिन बच्चों को ऐनक लग गई है वो 6 माह बाद लगाएं, ठीक है। अब जब ये चीज़ नहीं होती तो बच्चों को पता नहीं चलता, फिर कुछ बच्चे स्कूल टीचर्स कंप्लेन कर रही होती हैं कि जी इनको नज़र नहीं आता, तो उनका मायना करके हम ऐनक, उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स उनको आ जाते हैं, या वो दूर देखने में प्रॉब्लम करते हैं या नज़दीक देखने में, ये दोनों में ऐनक लग जाए तो ये टाइम से इनकी नज़र को हम महफूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से जो है बीमारियां? इसके अलावा सफ़ेद मोतिया, ठीक है, शुगर की वजह से असरात, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों पे बहुत बुरे असरात होते हैं। फिर हमारे पास काला मोतिया, इससे पहले मैंने आपको सफ़ेद मोतिया बताया, और काला मोतिया एक बीमारी है जो कि इरिवर्सिबल, जिसमें नाकाबिले वापसी नजर चली जाती है, लेकिन जो मतलब एक दफा चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। तो ये काले मोती की बात काले मोती की, और इसीलिए मैं अभी बात दोबारा मैंने रिपीट किया कि सफेद मोतिये से इसको कंफ्यूज ना कीजिए। सफेद मोतिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, सफेद मोतिया, शुगर के असरात की वजह से नजर का कम होना, ब्लड प्रेशर, फिर काला मोतिया, फिर एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जो उम्र के साथ साथ पर्दे पे असरात होते हैं। ये वेस्ट में ज्यादा कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब देखा जाता है कि जी खुराक की वजह से या स्मोकिंग की वजह से ये यहाँ भी लोगों में बहुत कॉमन है। फिर एक जो ज़रूरी इन्फेक्शन जो जरासीम से आंखें ख़राब होती हैं, और उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। या जो खेती बाड़ी करते हैं फार्मर्स, वो बहुत देर उनको कुछ आंख में चला जाए वो उसका ध्यान नहीं उसी वक्त करते, इमीडिएटली अगर ट्रीटमेंट मिल जाए, फॉरन ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो आंख बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सवियर हो जाए तो उसमें हमारा जो कर्निया होता है, कॉर्निया आगे ट्रांसपेरेंट एरिया, ये बिल्कुल डैमेज हो सकता है, जो कि नज़र फिर आपको उसकी पुतली ही बदलानी पड़ती है और कोई इलाज नहीं है, मतलब उसका फिर ऑपरेशन ही है इलाज, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। और इसके अलावा एक ट्रॉमा, जो चोट, जो बच्चों में और बड़ों में सब में किसी वक्त भी लग सकती है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाथों में प्लीज़ वालिदैन से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि जी नोकेली, जब वो खेल रहे हों तो उनके हाथ में कोई नोकेली चीज़ ना हो, या जो एक दूसरे को मारते हैं बच्चे वो मॉनिटर्ड हों, और बड़े भी लोग जो इस तरह के काम में स्किल वर्कर्स हैं उनको भी कोई केमिकल वगैरह जाए या हिफाजती ऐनकों का इस्तेमाल करें जो वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। और क्या डॉक्टर समन, ये जो बीमारियां हैं आंखों की जिनके बारे में आपने बताया, क्या ये मौरूसी भी हो सकती हैं, या हमारी जो डेली रूटीन की लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हम लोग इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज़्यादातर बीमारियाँ तो मौरूसी होती हैं। अच्छा। जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स एक पेरेंट्स को लगी हुई है ना, तो बच्चों में भी एक चांसेस हैं कि आएंगे, ठीक है। सफ़ेद मोतिया एज रिलेटेड है ज़्यादा, ठीक है, वो भी मौरूसी हो सकता है कि कुछ खानदानों में होता है, जल्दी बन जाता है, लेकिन ये कोई इससे डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काला मोतिया मौरूसी बीमारी है, शुगर का होना भी मौरूसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद चोट तो खैर किसी को भी लग सकती, कभी वो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मारूसी हैं, उनका वो ध्यान रखना पता होगा, लेकिन हमारी आदत इनको बढ़ा सकती है। जैसे कि ऐनक लगने के आपको पता है कि आपकी फैमिली में है, आप उसको लगा नहीं रहे, या फिर भी बच्चे करीब का काम, जैसे कि आजकल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स पे बैठ रहे हैं और करीब में काम कर रहे हैं। जब करीब आप देखते हो तो आपके मसल्स जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं आंख के, वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो अमल है नज़र ऐनक के लगने का, ये बढ़ सकता है। तो इसलिए ये चीज़, कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो कि उसको बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूस नहीं उसको करना,
करीब देखना ज़रूरी है, वरना वो ऐनक का नंबर बढ़ सकता है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर समन आपने बात की काले और सफ़ेद मोतिये की, अगर सफ़ेद मोती की बात करें तो वो कब हो सकता है, मतलब और इससे किस तरह हम बच सकते हैं, कौन सी उम्र में ज़्यादा खतरा होता है इसका? खतरे तो मैं आपको पहले इसीलिए कह रही हूँ कि इसको कहीं ना, सफ़ेद मोतिया बच्चों में भी हो सकता है, बिल्कुल पैदाइश के बाद भी हो सकता है। अच्छा। और ज़्यादातर जो नॉर्मली होता है, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन में पाया जाता है या दुनिया भर में होता है, एज रिलेटेड, कि बुढ़ापे में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद ये बनना नॉर्मल है। सफ़ेद मोतिया उतरना नॉर्मल बात है, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना, बिल्कुल ठीक है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना, ये सब कुछ एक नॉर्मल फिनोमेना है जो बड़ों में हो रहा है 50 साल की बाद। उससे डरे मत, उसका इलाज कराइए। और कुछ खानदानों में ये बनता है, कुछ में, और कुछ 80 साल के भी लोग होंगे उनको नहीं बनेगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, किसी का हो सकता है जिससे उसकी नज़र पे असर पड़ रहा है, उसको आप प्लीज़ जाके ऑपरेट कराइए, और इसके अलावा इसका कोई इलाज तो नहीं। इसकी वजूहात क्या आप बताएंगी हमें कि किस वजह से हो सकता है ये? जो एज रिलेटेड है उसकी तो कोई वजूहात नहीं है। सनलाइट है जो कि इसको एग्रवेट कर सकती है, जो धूप में काम करते हैं लोग, उनकी वजह से, चोट लगने की वजह, जो एज रिलेटेड है उसकी तो कोई कॉज नहीं है, ठीक है। वो एज के साथ उसके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, वो निकालना उसको जरूरी है। और बच्चों में अगर हो जाता है, बच्चों में अगर होते हैं तो वो भी पैदाइशी होंगे, उसको अगर टाइम से ना निकाला जाए, इसका इलाज एक ही है, सर्जरी, ठीक है। चिट्टे सफेद मोतिये को आपने निकालना ही निकालना है। छोटे बच्चों में अगर वो टाइम से नहीं निकाला जाएगा तो उनकी नजर बनेगी ही नहीं, उनका पर्दा मैच्योर नहीं होगा, जो रेटिना जिसे कहते हैं, और वो फिर उनकी नजर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अच्छा, वो डेवलप नहीं होगी ना, क्योंकि जब लाइट पास नहीं करेगी पर्दे पे तो वो नजर बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दवाइयों से भी बन सकता है, चोट लगने से बन सकता है ये सफेद मोतिया, और वो टाइमली होने से आप पेशेंट की नजर बिल्कुल बच सकती है, ठीक हो सकती है, वो दोबारा से देख सकता है। लेकिन जो काला मोतिया है, जैसे डॉक्टर समन ने भी हमें बताया कि वो अगर हो जाए तो उसके बाद नजर का वापस आना, अगर उसके टाइमली तशखीस और डायग्नोसिस और इलाज ना हो तो ठीक है। अगर जल्दी हम उसको डायग्नोस कर लें, उसकी तशखीस कर लें, तो वो उसकी दवाइयां शुरू करके वो कंट्रोल में लाया जा सकता है, ठीक है। उससे नजर का मतलब बचाव हो सकता है, ये नहीं कि आप उसको बहुत लेट स्टेज में लाएं। ठीक है, तो इसके मतलब ये, इसकी फिर क्या वजह है? ये भी मौरूसी हो सकता है काला मोतिया भी? ये मारूसी भी होता है बहुत, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेरिडिटरी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये किसी को भी रूटीन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, स्क्रीनिंग करानी जरूरी है। हमें आंखों के नजर के साथ साथ आंखों का प्रेशर, सेहतमंद बंदे को भी कितनी देर बाद स्क्रीनिंग अपनी करा लेनी चाहिए? हर सालाना जरूरी करानी चाहिए। अच्छा। 40 साल के बाद तो जब उनको ऐनक करीब की लग जाती है, जो कि वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है, वो भी लोगों को चाहिए जब चेक करवाएं तो अपने पर्दे का जरूर टेस्ट करवाएं, ठीक है। डॉक्टर का फर्ज बनता है, या ऑप्टोमेट्रिस्ट जो उनको चेक कर रहा है वो उसका फर्ज बनता है उसको देखे। लेकिन अगर उसको ना भी हो तो अवेयरनेस आपके मीडिया के थ्रू लोगों को यही अवेयरनेस हमने देनी है कि पेशेंट भी खुद कहे कि जी मेरे पर्दा देख लीजिए कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मकसद तो यही है ना कि लोगों में आगाही हम पैदा कर रहे हैं, तो लोगों को भी ये पता हो कि जी एक ये चीज है जो 40 साल के बाद आपको हो सकती है, और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई इसके अलामात नहीं होते, कि अचानक से हो जाता है। अचानक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन जब बहुत लेट आप उसको कर दें तो उसमें नजर बहुत कम हो जाती है। शुरू में इसका पता नहीं चलता, इसमें आंख का दबाव जो है वो बहुत नापना उसका बहुत जरूरी है। आंख का प्रेशर जिसको कहते हैं या आंख का दबाव कहते हैं, उसको नोट करना जरूरी होता है। कुछ टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के, वो हमें कराने चाहिए। तो सालाना सिर्फ आप प्रेशर ही चेक करा लें और नजर चेक करा लें तो ये बहुत है। उसके अलावा अगर कोई निकल आए जिसमें कि है कुछ शक पड़ता है, उनका हम टेस्ट भी कराते हैं, उनको टेस्ट करा के उनका देन इलाज भी हो सकता है, और उसके बाद ऑपरेशन भी हो सकता है, तो वो दोबारा से अपनी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने भी बात की कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई हुई है, बच्चे भी ऑनलाइन स्कूलिंग ले रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमने गैजेट्स भी यूज़ करने, इससे हम जान नहीं छुड़वा सकते, तो हम क्या ऐसी एहतियात करें कि कम से कम हमारी आंखों को नुकसान पहुंचे? जी देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि इसके बगैर तो जिंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है आजकल। तो हमने क्या करना है कि हमने गैप्स देने हैं, ठीक है। आप उसको देखें जरूर। बच्चों को ये कहिए कि जिस कमरे में वो बैठे हैं लाइट ठीक हो, बैकग्राउंड की लाइट और आपकी स्क्रीन की लाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर थोड़े थोड़े मिनट, 20 मिनट्स के बाद गैप लें। बच्चे जाके एक चक्कर लगाए आए, बड़े थोड़ी सी देर अपनी आंखें बंद कर लें या दूर देख लें। खिड़की अगर सामने है तो 20 फुट के उसको डिस्टेंस पे देख लिए, या थोड़ा सा गैप दे, वो भी सिर्फ 5 सेकंड का भी गैप देना बहुत जरूरी, ठीक है। 20 मिनट के बाद हर 5 सेकंड आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आंखें बंद कर लें और उसको गैप दें।
और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो भी इसी तरह करें और अपना एक चक्कर लगा के आएँ। बड़ों में हम मसनूई आंसू का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, क्योंकि इससे नज़र के साथ साथ खुश्क आंखें भी होती हैं। बिल्कुल, ठीक है, बच्चों को भी हो रही हैं, बड़ों को भी हो रही हैं, और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों में अब ज़्यादा पाई जाने लगी है बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स। ठीक है, तो इसके लिए ये कि बच्चे तो पानी से छपके मारें और अपनी थोड़ा थोड़ा माँ बाप ये उनको मॉनिटर करें कि जी हर 20 मिनट के बाद वो थोड़ा सा स्क्रीन से ऑफ होके एक चक्कर लगाए हैं या आंखें बंद करें। मतलब ये 20-20 मिनट्स का जो है एक वो बिल्कुल। अपने लाइफ में वो बना लें, एक रूल बना लें 20-20-20 Exactly. कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स का रेस्ट और 20 फीट पे देख लें। फीट पर देखना है आपने। तो क्या हमारी जो ग़िज़ाई आदत हैं और जो एक्सरसाइज ना करना है, एक्टिविटी से हम बहुत दूर हो गए हैं, क्या ये भी कॉज है इसका? बिल्कुल। आप अभी जैसे हम अपनी ग़िज़ा की बात कर रही हैं, तो ग़िज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए ही न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आंखों के लिए भी अगर हम हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, बच्चे जो आजकल जंक फूड में बहुत इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, जंक फूड की बजाय हरी सब्जियां, फल, फ्रेश फ्रूट्स लें तो उससे आंखें बेहतर रहती हैं। गाजर, बादाम, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादातर हम ये फ्राइड फूड और जितना भी जंक फूड है हम उसकी तरफ ही चले गए, तो वो आंखों के लिए नुकसानदेह है कि उसमें डेवलपमेंट आंखों की ही ज़रा मुश्किल से होती है। ठीक है जी, डॉक्टर समन अली हमारे साथ मौजूद थी, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। जनाब, आज वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है और आंखों को आप किस तरह महफूज रख सकते हैं, जितने भी आंखों की बीमारियां हैं उनसे, उस हवाले से हमने आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेगमेंट में कुछ अहम मालूमात भी फराहम हुई होंगी। और दूसरा, सालाना आप लोगों ने अपना जो है वो मुआयना ज़रूर कराना है आंखों का, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ख़ास तौर पर कराना है। जनाब, मुझे अब आपने इजाज़त देनी